शिक्षा जगह से नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। बात करेंगे पीडीएफ 4 में। आज बात करेंगे क्लास नंबर 12 का रहेगा बायोलॉजी, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, डी आपको 4 है, यानी हम आप लोग चौथे दिन आगे हैं। और आज देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो आपका छोटा सा सेशन था आपका, फिर आगे आपको जो पढ़ाया था इसके बारे में आपको सीखने का और फिर मूत्राशय का ऐसे करके हम लोग देखे थे। तो वो आपका अलग उसका कुछ उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका छूट गया था सीखने के बारे में, हम उसको चर्चा करते हैं। और फिर बाकी आपको जो चौथे क्लास में आपको बताएंगे कुछ ऐसे आपको इंपोर्टेंट बातें हैं, आपको बताया जो पिक्चर बना के इसमें दिखाएंगे। तो इस तरीका से जो आपका बायो था वहां पर आप देखे थे कि हमने आपको दिखाते हैं मूत्राशय का, फिर मूत्र का, फिर उसके बाद आपको ग्रीष्म का भी बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो छूट गया हम आपको बता दें यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन भी हम करवा देते, तो आपको पूरा ये होगा, आपको याद भी हो गया होगा। पूरा उम्मीद है कि आप याद कर लिए होंगे, अगर याद कर लिए तो बेटर है, नहीं तो फिर से उसको एक बार दो बार आप पढ़िएगा तो उसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं। आज जो हम बात करेंगे ये मेरा आपका सीखने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम आज बात करेंगे सीखने के बारे में बात करेंगे, पेनिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया था यह स्टाइस और नॉर मैथुनांग है। यह स्टाई है आपका नॉर मैथुनांग है। नॉर मैथुनांग हम बताए थे मैथुनांग के बारे में, जो नॉर और मादा मैथुनांग और नॉर मैथुनांग, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैथुनांग के बारे में पढ़े नॉर मैथुनांग। ठीक है, ये जो आपका जिसने है ये आपका नॉर मैथुनांग है, जो वृषण कोष, जो वृषण कोष के आगे लटका रहता है। यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान देना है कि जो क्या करता है कि वृषण कोष के आगे क्या रहता है, लटका रहता है। जो वृषण कोष था उसके सामने एकदम डायरेक्ट आगे ही उसको लगा रहता है। वृषण कोष के बारे में हम पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। तो वृषण कोष आप देख रहे हैं, वहां से आपको आगे क्या होता है, लटका होता है। तो यहाँ से आपको दे रहा है कि जो मैथुनांग जो वृषण कोष क्या रहता है, आगे लटका रहता है। शीर्ष में एक लंबा आपका कांड होता है तथा एक फैला हुआ संवेदी शीर्ष या सिरा का मुंड हिंसक रहता है। तो शीर्ष में एक लंबा कांड होता है, शीर्ष में जो होता है, शीर्ष में आपका एक लंबा कांड होता है। और साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक फैला हुआ संवेदी शीर्ष होता है, जो सीरा या मुंड शीर्ष में कहा जाता है। आप सीरा भी बोल सकते हैं या सीरा शीर्ष मुंड भी उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीरा अगर मुंड का भी डिफिनेशन आता है ऐसे बता देंगे, सीरा या मुंड हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आप यहाँ पर शीर्ष है, तो ये पेनिस हम करता क्या है कि मैथुनांग है, नॉर मैथुनांग। कौन सा मैथुनांग है, तो ये नॉर मैथुनांग है। अब वृषण कोष के आगे लटका रहता है। आपको सिर्फ बताना है कि वृषण कोष जो होता है इसके आगे आपको लटका रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो शीर्ष में हम बात करते हैं तो ये लंबा होता है, आपको शीर्ष में एक लंबा कांड तथा एक फैला हुआ संवेदी भाग है। लेकिन हम आज इसे बोल सकते हैं, शीर्ष भी बोल सकते हैं या सीरा मुंड भी हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, तो वृषण भी बोल सकते हैं या सीरा मुंड भी हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शीर्ष में, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि शीर्ष जो आपको होता है तो किस तरह से आपको उसको बताइएगा कि यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई देता है। देख लीजिए आपको पिक्चर, और ये पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पृष्ठ क्या है, देखो ये आपका ही आपका। तो पृष्ठ जो है, तो पृष्ठ सिराय में यहाँ पर क्या होता है, तो पृष्ठ सिराय यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और पृष्ठ धमनी होता है, तंत्रिका होता है, श्वेत आपको कुंचक होता है, तो कंचुक कर्कोस केवरनुमा होता है। और यहाँ पर जो कार्पस केवरनुमा आता है, ये आपको कार्य क्या है, इसे हम चर्चा करते हैं। सबसे आपको इंपोर्टेंट बात देना है, कार्पस जो आपको नेवर होता है इसी पर ध्यान देना है। तो आपको जो केवरनुमा जो कार्य करता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर पिक्चर पर देख लीजिए, कार्पस आपको स्पॉन्जियम है, स्पॉन्जियम, मूत्रवार, त्वचा, ये सारे चैप्टर है। इसको आप पिक्चर आप मनुष्य के शिश्न का अनुप्रस्थ काट आता है, तो मनुष्य के अगर आएगा कि शिश्न का अनुप्रस्थ काट के पिक्चर बनाइए तो आप इस पिक्चर को भी बना देंगे। हम 5 नंबर के इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि मनुष्य के जो शिश्न के काट है, मतलब कि उसका जो काट आधा बनाना है तो उस कैसे बनेगा, तो मनुष्य के शिश्न के जब भी आपको आएगा बनाने के लिए काट के, तो आराम से आप बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, वैसे आप पिक्चर को बना लेंगे, आपको 5 नंबर के मिलेगा। इसके बाद इसको साथ ही लिखना है, क्या साथ में लिखना है, साथ में आपको ये इसको लिखा जाता है। देखिए इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर कि जो आपको शिश्न होता है, एक आपको यहाँ पे लिख दिए कि एक अच्छी तिरछी जो होता है, एक तिरछी खाज समान त्रिविता और ग्रीवा दोनों के मध्य उपस्थित रहती है। जो तिरछी खांच होती है वो ग्रीवा दोनों मध्य उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ग्रीवा जो होती है दोनों के मध्य उपस्थित रहती है। मुंड एक अकुंचनशील पूर्व त्वचा पर आवृत रहता है। ठीक है, जो आपका मुंड है एक अकुंचनशील आपका पूर्व त्वचा से आवृत रहता है। जैसे शिश्न मुंड आपको होता है, शिश्न मुंड छद कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं शिश्न मुंड छद। आपको प्रेग्नेंस और प्रेग्नेंट बोल सकते हैं, तो इसको शिश्न मुंड हम लोग छद बोलते हैं। यह एक श्वेत सिवेसिया स्राव स्रावित करता है जो स्मेगा कहलाता है, आप इसको स्मेगवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिश्न मुंड जो होता है
वो 6 आपको जो होता है अगर चारों ओर से काट कर हटा दिया जाता है। शिश्न जो होता है उसको क्या होता है कि जो 6 दांत होता है उसको चारों ओर से काट के हटा दिया जाता है। तो इस तरह शिश्न का अगर डिफिनीशन आएगा तो आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन भी करना होगा अच्छी तरह से आप कर दीजिएगा। डिफिनीशन आएगा तो आप 2-3 लाइन में जितना नंबर का पूछेगा नंबर वाइज आपको बताना है, कितना नंबर का कौन क्वेश्चन करता है वहां पर आपको जवाब इसको देना है। बात कर लेते हैं कि जो आपको अगर डिफिनीशन पूछेगा 2 नंबर का आएगा तो आप एक लाइन लिख दीजिएगा, आपको वहां से नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आएगा कि अनुप्रस्थ शिश्न के जो अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और साथ में व्याख्या करिए, तो आपको चित्र बना के वहां पर व्याख्या करना पड़ता है। तो चित्र इसको बना दीजिएगा और साथ में जितना अभी बोले आपको उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ये तो आपको शिश्न था, ये पीछे वाला चैप्टर जो था उसमें आपको छूटा हुआ था, इसको बताते हैं। ये जो मेरे चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका सहायक नर लैंगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सहायक नर लैंगिक जो इसी के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, यही आपका चैप्टर आज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नहीं, आपका ये हेडिंग हो गया क्योंकि चैप्टर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, डे 4 है आपका, ठीक है। आपका जो डे 4 है ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चौथा क्लास है, ठीक है। हमने बताया था कि पीरियड 1 2 3 4 ऐसे करके बताया, हर पीरियड का अलग है। जैसे आपको इसके पहले हम लोग पढ़े थे, आपको ओनली फॉर रिप्रोडक्शन पढ़े थे, तो रिप्रोडक्शन में डे 1 डे 2 था ऐसे करके था, उसको पीरियड में डाले थे, पीरियड 1 पीरियड 2 ऐसे करके था। यहाँ पर जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है आज चौथे दिन है, यानी चौथे दिन पर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। इसके चौथे दिन का जो आपका हेडिंग है वो आपका हो गया क्या चीज, तो यहाँ पर देखिए आपको हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां होती है, ठीक है। हम आपको एक एक पॉइंट बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे, आपको एक एक पॉइंट छोड़ेगा नहीं वहां पर। और इसलिए आपको ध्यान देना है कि एक पॉइंट अगर छूट जाता हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव बन के आपको एग्जाम में आ सकता है, या कुछ ऐसे पॉइंट होता है जहां पर आप देखते हैं आ जाता है क्वेश्चन लेकिन आपको समझ में आता नहीं। कुछ ऐसे पॉइंट है जो बार बार आप पढ़ते हैं लेकिन वो एग्जाम से पूछता नहीं है। लेकिन हाँ ये होता है कि वो जो आप पॉइंट पढ़ते हैं वो पॉइंट आपके लिए सबसे जरूरत होता है, इसलिए जरूरत होता है कि भविष्य में वो हमेशा आपका यूजुअल होता है, यानी प्रयोग करने वाले होते हैं। तो कुछ ऐसे आपको बातें होते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कुछ ऐसे बातें होती है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में पूछने वाले बात हम जब लास्ट में एग्जाम दिखाएगा, जब पूरा लग जाएगा तो उसमें हम लोग सेट जब बनाते हैं तो वहां से एग्जाम लेवल की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन करेगा। लेकिन अभी जितना हम पढ़े कुछ एग्जाम में आए या नहीं सारे चीज को जानकारी देना है। जब आपकी किताब में नोटबुक में आपको दिया है तो पढ़ना पूरा जरूरी है। कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा ये आपको ये नहीं क्लियर करना है, आपको क्वेश्चन जितना दिया है जितना हेडिंग दिया सब हेडिंग पर विचार करना है, समझा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि अब देखिए आप में से बोले सर जो जो इंपोर्टेंट है वही चीज पढ़ा जाएगा, अब बाकी तो ये सब पढ़ना बेकार है, तो सब बेकार नहीं है। आपको पूरा हेडिंग एक एक पॉइंट एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरत है। और साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आपको एग्जाम लेवल के नहीं बढ़िया बढ़िया आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो वहां पर भी आपको यूज है। तो ये सारे किताब में से आपको यहीं पर आपको जो बोर्ड में होगा ये नहीं पूछा जाएगा, कुछ ऐसे आपको चीजें हैं जो आपको हाइड किया गया और लास्ट में इसको पूछा जाता है। तो इसलिए आपको जितने किताब में दिए सबको पढ़ना जरूरी है। हम एक एक पॉइंट को एक पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। आप कोशिश करिएगा इसको याद करिएगा तो और बेटर रहेगा। जितना जल्दी आप पढ़िएगा उतने जल्दी आपको याद होगा। 2 बेर 4 बेर 5 बेर आप देखते रहिएगा आपको याद होते रहेगा। जब भी उठिए आपको इस समय बना लीजिए, घंटी बना लीजिए, हम 1 घंटा 2 घंटा इसको पढ़ना है बायो को आप 100% याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां जो होती है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। ये जो ग्रंथियां होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, ये आपको कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? तो सहायक नर लैंगिक में हम चलेंगे आपको मादा सहायक, जो नर लैंगिक के लिए सहायक ग्रंथियां हो गया और मादा लैंगिक के लिए भी सहायक ग्रंथियां होती है। तो नर को ले जाना तो उसके बाद हम लोग मादा सहायक ग्रंथि में चलेंगे। तो नर लैंगिक का जो आपका ये होता है सहायक ग्रंथि होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की यहाँ पर आपको होती है, 3 प्रकार की होती है। ऐसे हम लोग इसको और भी लिखते हैं 4 5 6 ऐसे भी करके हम लिखते हैं, और भी इसका ग्रंथियां होती है। लेकिन सहायक ग्रंथियां 3 को माना गया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सहायक जो ग्रंथियां हो वो 3 प्रकार की होती है। एक आपका शुक्राशय हो गया, सबसे इंपोर्टेंट आपको बात यहाँ पे देना कि शुक्राशय, एक शुक्राशय होता है। दूसरा का जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, ये आपका प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि सबसे इंपोर्टेंट भाग आपको ये भी है। इसके बाद काउपर ग्रंथि होता है जो बाल्बो यूरेथ्रल बोलते हैं, ठीक है। ये काउपर ग्रंथि बोलते हैं या बाल्बो यूरेथ्रल बोलते हैं, ठीक है। यूरेथ्रल ग्रंथि में आपको बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि में जो होता है और कार्पोरेट ग्रंथि होते हैं। तो काउपर ग्रंथि और बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि में होता क्या है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम है दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम आपको इसमें चर्चा करके बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अब होता क्या है कि आपको जो सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां हैं ये कितने प्रकार से होती है? तो 3 प्रकार से होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां होती है, सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां होती है 1 2 3 4 ऑप्शन आपको रहेगा। तो वहां पर आपको जो ऑप्शन आप याद किए वही मार्क दे, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव नहीं बना सकते, क्योंकि जब बड़ा रहेगा तो आप छोटा उसको कर सकते हैं, लेकिन छोटा से बड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वहां पर आपको ध्यान देना है
कि जब आपके पास पूरा थ्योरिकल रहेगा तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन करेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां है, सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां होती है शुक्राशय दे देगा और आपको 3 को ऑप्शन दे देगा, तो आप कौन संभालेंगे शुक्राशय। आपको तो मालूम है कि इसमें चारों में से कोई भी अगर आएगा क्वेश्चन आएगा शुक्राशय नर ग्रंथियां है, ऑप्शन एक इसमें से देगा, बाकी आपको इधर उधर से ऑप्शन दे देगा। तो आपको तो मालूम है कि 4 में से कोई ऊपर आएगा तो एक टिक लगा देंगे, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये 3 प्रकार की होती है, सहायक नर लैंगिक ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। शुक्राशय हो गया, प्रोटेस्ट ग्रंथि हो गया और काउपर और बालवरी ग्रंथि हो गया, ठीक है। हम बात कर रहे थे एक में शुक्राशय का बात करते हैं, तो ये एक जोड़ी आपका व्यतीत, यदि यह एक जोड़ी आपका व्यतीत पेशियां होती है, यानी आपको शुक्राशय बोला कि यह जो होती है यह एक जोड़ी व्यतीत पेशियां होती है, यानी ग्रंथि में 5 सेंटीमीटर लंबे कोष होते हैं जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित रहता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शुक्राशय आपको बता रहा है कि यह जो जोड़ी होती है व्यतीत पेशियों ग्रंथि 5 सेंटीमीटर, यानी यह जो आपको शुक्राशय होता है यह व्यतीत पेशी ग्रंथि होती है, व्यतीत हम लोग बोलते हैं। ये पेशी आपको ग्रंथि ऐसी होती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबे कोष होते हैं, कोसा बता दिया आपको, 5 सेंटीमीटर जो होते हैं आपको लंबे होते हैं। ये आपको 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, क्या होते हैं तो कोष होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर गलती में आपको कोष होते हैं, जो करता क्या है तो जो काम है आपका ये देखिए वहां पर मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित रहता है, मूत्राशय होता है और मलाशय होते हैं। आपको बताया था कि मूत्राशय और मलाशय के बीच क्या रहता है, स्थित रहता है। तो मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित रहता है, किसके बीच रहता है तो मूत्राशय और मलाशय के बीच आपको स्थित रहता है, यानी मध्य बिंदु में रहता है। तो इस तरीके से आपको हम लोग किसको डिफिनेशन देंगे तो यहाँ से आपको शुक्राशय का डिफिनेशन भी दे सकते हैं। तो ये जो आपको व्यतीत पेशियां ग्रंथि 5 सेंटीमीटर लंबे कोष होते हैं जो मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य स्थित रहते हैं। आप ऐसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए अब हम बात कर रहे थे शुक्राशय के, शुक्राशय का आप यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको शुक्राशय आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो लिखना है और भी आगे इसमें लिख सकते हैं, तो क्या लिखिएगा आप शुक्राशय में और भी आपको चाहते हैं कि लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा कि देखिए होता क्या है कि प्रत्येक शुक्राशय में अनेक अर्धवर्ग जो अंधवर्ग होते हैं निकले रहते हैं। इन अंधवर्ग की जो उपकारा होती है में शराबी कोशिकाएं उपस्थित रहती है जो सुक्रिय तरल उत्पन्न करती है, जो करती क्या है आपका सुक्रिय तरल उत्पन्न करती है। साथ में आपको ध्यान देना है कि सुक्रिय तरल जो उत्पन्न करती है वो आपको किस तरह से होते हैं तो सुक्रिय तरल जो वीर्य होता है, वीर्य वो आपको 60 से 70% का भाग होता है, जो 60 से आपको 70% भाग होता है। यह श्लेष्मी तरल प्रोडक्ट होता है, प्रोटोक्स, ठीक है, साइक्रेटिक और इनोसिटिया और प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रिनोजिन और प्रोटीन 6 ऐसे क्या बता दीजिएगा जो नाम आपको बोले हैं। तो इस तरह से आपको जो होता है प्रोटीन युक्त होता है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं ये क्या होता है मादा जो जनन मार्ग में विपरीत क्रामक कुंचन होते हैं यही कराते हैं, यानी जो जनन मार्ग में विपरीत क्रामक कुंचन होते हैं यही कराते हैं, ठीक है। तो कौन कराते हैं तो आप उसका नाम बता सकते हैं, प्रोटालैंडिस बता सकते हैं, ठीक है, प्रोटालैंडिस बता सकते हैं। और यह योनि भाग द्वारा स्रावी श्लेषा से प्रतिक्रिया कर क्या होता है तो शुक्राणु में शुक्र प्रवेश करता है और साथ ही संभव बनाते हैं, ठीक है। और प्रवेश करके क्या करता है वो संभव बनाता है और बाद में ये करता है शुक्रिय तरल शुक्राणु की जो सक्रिय होता है उसे क्या करता है शुक्राशय से निकलने वाला नलिकाएं के अपने मुंह के शुक्रवाहक में सलाइन स्कंद नलिका द्वारा पहुंचाता है और साथ ही ये शुक्राणु का इस तरह से कार्य होता है। तो अगर बात करते हैं शुक्राशय का तो इस तरह का कार्य दिख दीजिएगा कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि शुक्राशय जो होता है कितना सेंटीमीटर लंबा होता है। शुक्राशय इतना होती है तो आपको ऑप्शन वहां पर दिया रहेगा, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपको दिया रहेगा। तो आपको पॉइंट पर ध्यान देखना है। तो शुक्राशय की अगर लंबाई पूछ ली, चौड़ाई पूछ ली या उसका कुछ भी अगर किसी भी तरीका से पूछा तो आपको बता दीजिएगा। अगर शुक्राशय की अगर बात कर लीजिए कि आपको उसको एक्सप्लेन करिए और व्याख्या करिए तो आपको अच्छी तरह से इसको व्याख्या कर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर आएगा, ठीक है। हम बात करें तो यहाँ से आपको अब काउपर ग्रंथि के सॉरी प्रोटेस्ट ग्रंथि की बात करते हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं तो ये आपको जो ग्रंथि होते हैं यह आपको बड़ी भूरी बादामी पिरामिड के आकार 4 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर ऊंची गोल की गेंद के अब आपकी ग्रंथि होती है। यह जो होती है आपको बड़ी होती है, तो आपको है कि बड़ी होती है, ठीक है। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है आपको बड़ी होती है। आपको आएगा कि कौन सी ग्रंथि बड़ी होती है तो प्रोस्टेट ग्रंथि आपको बड़ी होती है। एक पॉइंट पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको ध्यान देना पॉइंट पर कि एक पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देखिए सब्जेक्टिव में आप लिखते हैं 5 में आपको 5 नंबर के लिख दिए पूरा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आपने गलत लिखी तो वहां से 4 नंबर आपको मिलने की ये रहता है। 5 भी मिल जाता है आपको, 3 भी मिल जाता है। जितना आप लिखेगा जिस लेवल से लिखेगा आपको मिले वहां से नंबर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आप कितना बेटर करिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर थोड़ा सा भी गलती करेगा तो आपको 1 नंबर कट जाता है वहां पर। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर सबसे अधिक आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव हो गया आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको 50% ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है यह बड़ी ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि आपको बड़ी ग्रंथि है, भूरी बादामी पिरामिड के आकार की होती है। आपको बताने की भूरी होती है
बादामी होती है पिरामिड और इसके आकार की आपका होती है, तो भूरी भी होती है, ठीक है, और बादामी भी होती है, बादामी पिरामिड भी होती है, इसी के आकार के होते हैं। भूरा रंग हो गया आपका, और बादामी भी होता है, जैसे बादाम होता है, बादामी होता है, पिरामिड होते हैं, इसके आकार के होता है। कौन सा आकार के होते हैं? आपका प्रोटिस्ट ग्रंथि होते हैं, ठीक है, बड़ी है, भूरी बादामी है, पिरामिड के आकार के होते हैं। आपको इतना आपको इस तरह से बताना है, अपनी भाषा में लिखिए, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए, आपको 100% याद हो जाएगा। हम आपको बार बार बताते हैं, 1 बार 2 बार 5 10 बार पढ़ते रहिए, जब तक आपको समझ में नहीं तब तक इसको पढ़ते रहना है। ये आपको क्या होते हैं? तो बड़ी होती है, भूरी होती है, बादामी होती है, पिरामिड के आकार की होती है। कौन होती है? तो प्रोटेस्टेंट ग्रंथि होती है। बात करते हैं तो ये 4 सेमी चौड़ी होती है और 3 सेमी क्या होती है? आपको ऊंची होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 4 सेमी चौड़ी और 3 सेमी ऊंची होती है, ठीक है। अगर आपको प्रोटेस्ट ग्रंथि की अगर बात करें कितनी सेमी आपको ये होती है, आपको ऊंची कितनी होती है, फिर लंबी कितनी होती है, चौड़ी कितनी होती है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपको बताना कि 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर क्या होती है? आपका ऊंची होती है, ठीक है। और बात करें गोल्फ की गेंद है, गोल्फ की गेंद क्या काम आपकी होती है? गोल्फ आप देखें, गोल्फ जो खेला जाता है उसकी गेंद जो है गोल्फ का, गोल्फ की गेंद के अमाप की ग्रंथि होती है। जो ग्रंथि होती है वो इसके आपका आपके तो गोल्फ के अमाप की होती है, ठीक है। इस तरह से आपको गोल्फ की गेंद आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से गोल्फ के, देखिए यहाँ पर गोल्फ की आप गेंद देखते हैं और इसके बात कर लेते हैं और भी एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप किस तरह से लो और भी इसमें एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो काउपर ग्रंथि है, आप प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होती है, ये आपको बता देते हैं कि बादामी होती है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 3 सेंटीमीटर ऊंची होती है। इसके बाद जो अगर आपको लिखना है तो सिंपल होता है कि यह ग्रंथि भीतर से स्पॉन्जी किंतु बाहर से दृढ़ तथा अपिंडीय होती है। आपको बताना है कि जो ग्रंथि होती है भीतर से स्पॉन्जी होती है किंतु बाहर से दृढ़ तथा अपिंडीय होती है, ठीक है, अपिंडीय होती है। ग्रंथि भाग में 30 से 40 संवहन नलिकाल ग्रंथियां होती है और ये अलग अलग आपको प्रोस्टेट मूत्र मार्ग में खुलती है और प्रोटिस्ट स्रावन जलीय दुधिया रंग का तथा क्षारीय आपका प्रकृति के होता है, इसे आपको बता देना है। और यह कैल्शियम फास्फेट, आपको बाइकार्बोनेट, आपको स्कंदन, किण्वक एवं फाइब्रोलेशन युक्त होता है, ऐसे आपको बताना है। यह वीर्य में आपको 20 से 30% का भाग बनाता है। इसकी जो क्षारीयता होता है शुक्रवाह की योनि द्वारा स्रावित और श्रावण से अम्लीय होता है और उदासीन ये भी बना लेते हैं और उपयोगी भी होते हैं। यह ग्रंथि श्रावण आवश्यक होते हैं क्योंकि यह शुक्राशय की सक्रिय बनाते हैं। इस ग्रंथि की देह निकल देने पर बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। अगर इस ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इस ग्रंथि को जो होती है ये देह से आपको निकल देने पर बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पर आपको बताना है प्रोटेस्ट ग्रंथि को। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि इस तरह से आपको आएगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको एक्सप्लेन करिएगा 5 नंबर का आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ये यहाँ पर आएगा, तो ऑब्जेक्टिव भी आप तुरंत इसको याद कर लीजिएगा। हम आपको सेट बताएंगे तो इसका पूरा जितना हम बता रहे हैं एक पॉइंट का सेट हम हर आपको हेडिंग में से 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है हम इसको आपको बना के देंगे, उससे भी आपको याद आ जाएगा। बात कर लेते हैं काउपर ग्रंथि का। काउपर ग्रंथि का बात करते हैं या बाल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि इसको बोलते हैं। काउपर ग्रंथि या बाल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि की बात करते हैं तो यह एक जोड़ी पीले रंग की लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की ग्रंथियां होती है। ये जो होती है यह एक जोड़ी पीले रंग की, या एक जोड़ी होती है लेकिन पीले रंग की होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की ग्रंथियां होती है। इसका जो आपको बात कर लेते हैं, इसका जो आपको साइज होता है वो 1 सेंटीमीटर व्यास की होती है, ठीक है। आपको डी जो हम बताए थे 1 सेंटीमीटर आपको होता है डी आपको, तो 1 सेंटीमीटर व्यास की होती है, ठीक है। तो यहां से आपको बताना है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको काउपर ग्रंथि है या बाल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि आएगा तो काउपर ग्रंथि बताना है कि 1 सेंटीमीटर, इसका अगर आएगा क्वेश्चन कि इसका जो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी हम पाते हैं तो यहाँ पर ये होता क्या है कि लगभग जो इसका आपको एक जोड़ी होता है पीले रंग की होती है, जो साइज इसका होता है क्या होता है आपका, तो 1 सेंटीमीटर या 1 सेमी व्यास की ग्रंथियां होती है। तो कौन होती है आपका काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि यहाँ पर आप पिक्चर देख लीजिए। इसके बाद अगर इसमें और भी लिखना चाहते हैं तो और भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से लिखिएगा कि प्रोटेस्ट ग्रंथियां में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे स्थित होती है। जो प्रोटेस्ट ग्रंथियां होती है के लगभग, प्रोस्टेट ग्रंथियां के लगभग 4 से 5 सेमी नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथियां आपको कलमाएं मूत्र मार्ग में खुलती है। इनके श्रावण के श्लेष्म की प्रमुखता होती है और यह मूत्र जनन मार्ग की चिकना एवं स्नेह युक्त बनाता है तथा मूत्र की अम्लीय को मूत्र जनन भाग से बिल्कुल हटा देता है। ये ऐसे इसका कार्य आपको होता है, मूत्र जनन से मूत्र होकर ये बिल्कुल उसको हटा देता है। ये इसका यही आपको कार्य है। इसमें आपको ज्यादा कार्य नहीं है लेकिन ये सबसे आपको काउपर ग्रंथि कार्य आपको करता है, ठीक है। यहाँ से आपको बताया कि सारा चीज ये इंपॉर्टेंट है। ये बात कर लेते हैं, ये 3 आपको कंप्लीट हो गया। लेकिन वीर्य इसमें भी आप लिख सकते हैं, 4 आपको वीर्य होता है इसके बाद भी आता है, लेकिन 3 आपको इसको जो ग्रंथि होती है या सहायक ग्रंथि होती है। वीर्य ये भी ग्रंथि आप नंबर 4 दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बताएंगे 3 होता है तो 3 लिखिए, आप 4 भी इसको करके बना सकते हैं। इसके बारे में अगर बात करते हैं वीर्य होता क्या है
तो देखिए वीर्य क्या है, यह आपको श्लेष्मीय दुधिया चिपचिपा तरल होता है जो तीव्र उत्तेजना के समय आपको स्खलित होता है और ये हल्का क्षारीय पीएच 7.3 से 7.5 तक रखता है। ठीक है, तो ये जो होता है श्लेष्मीय आपको दुधिया होते हैं, ये आपको ध्यान दीजिएगा, श्लेष्मीय दुधिया होते हैं, चिपचिपा भी होती है, तरल होता है जो तीव्र उत्तेजना के समय, तीव्र उत्तेजना बताते हैं, तीव्र जो पूरा ये होगा, तीव्र उत्तेजना के समय आपको स्खलित होता है और ये हल्का जो क्षारीय जो होता है, हल्का होता है क्षारीय, तो पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका पीएच मान होता है। तो इस तरह से आप इसको वीर्य को बता सकते हैं कि आपको दुधिया चिपचिपा तरल होता है जो तीव्र उत्तेजना के समय स्खलित होता है, यह हल्का क्षारीय पीएच 7.3 और 7.5 तक रखता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम अगर बात करते वीर्य के, तो आप वीर्य का पिक्चर भी आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको और भी इसके आप लिखना चाहते हैं तो और भी इसमें लिख सकते हैं। तो यह स्खलन में अगर बात करते हैं तो आपको 3 से 4 मिली तरल स्खलित होता है जिसमें 80 से 100 मिलियन शुक्राणु, पहले अनुमान के अनुसार 3000 से 4000 मिलियन शुक्राणु के अतिरिक्त वीर्य में अधिवृषण सहायक 5% से कम में आपको श्रावण शुक्रिय तरल लगभग 60% प्रोस्टेटा तरल था और 20 से 30% आपको बालवी यूरिथल एवं अन्य श्लेष्मा आपको ग्रंथियां स्रावित है, 5% से कम पाए जाते हैं। वीर्य में प्रोपेज शुक्राणुओं के पोषण हेतु फाइब्रोनेजन एवं स्कंदन धारक योनि का थक्का बनाने हेतु जो फाइब्रोलाइसिन थक्के घोलने वाला एंजाइम बनाते हैं, जैसे सी हम लोग प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो आता है आपको इस तरह से आप डाल सकते हैं C++ जो होता है ऐसे आपको आता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ से बात अगर करते हैं तो इसमें होता क्या है, कार्बोनेट क्षारीय पीएच नर और मादा जनन नलिकाओं के अम्लीय को उदासीन बनाते हैं एवं आपको प्रोस्टेलिस जो होता है वो ग्रीवा से भाग स्रावित होता है और गोले की मादा जनन नलिका में आपको क्या करता है, प्रेरण गतिया में आरंभ कर देता है। तो इस तरीका से जो आपको आता है यहाँ से पाए जाते हैं। तो ये आप अगर इसको वीर्य को बताना चाहते हैं तो ऐसे वीर्य को बता सकते हैं या फिर आपको इतना डिफिनेशन दे दीजिएगा तभी इससे काम चल जाएगा। अगर व्याख्या करने के लिए तो व्याख्या भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपको श्लेष्मा दुधिया चिपचिपा तरल होता है जो तीव्र उत्तेजना के समय स्खलित होता है, स्खलित होकर। अब जैसे हम बात करते हैं कि आपको ये हल्का क्षारीय होता है तो पीएच 7.3 से 7.5 रहता है। तो वीर्य के जो आपको क्षारीय आपको है तो वो क्या बताएंगे, तो 7.3 बता दीजिएगा और वहां से लेके आपको 7.5 तक बताएगा, ये आपको क्षारीय रखता है। ठीक है, ऐसा आपको डिफिनेशन यहाँ पर देना है। बात कर लेते ये आपको खत्म, ये बात करते हैं नर जनन तंत्र की समान विकृतियां बात करते हैं। सबसे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेंगे कि नर विकृति जो होती है आपके इसके बारे में देखेंगे। तो नर जनन तंत्र की समान विकृतियां आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, एक में आपको शिश्न ग्रंथियां हो जाते हैं, जो शोथ है आपका शिश्न ग्रंथियां शोथ, इसके बाद आपको पौरुष ग्रंथि का अति विकास। ठीक है, ये नर जनन तंत्र की समान विकृति, जो समान विकृति है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो आपको शिश्न ग्रंथि है ये शोथ हो गया, ये पौरुष ग्रंथि हो गया, ये आपको अति विकास हो गया, पौरुष ग्रंथि का आपको कैंसर हो गया, 4 में आपको नपुंसकता हो गया, 5 में आपको जनन सक्षम हो गया, 6 में आपको गुप्त वृषणता हो गया, आपको 7 में वृषण प्रदेश संबंधित हो गया, हानिया इसके हार्निया यहाँ पर, और 8 में आपको हो गया हाइड्रोसिल हो गया। तो ये आपको नर जनन तंत्र की समान विकृति है, सबसे इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर है। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में बात करेंगे आपको शिश्न ग्रंथियां, जो आपको शिश्न ग्रंथियां शोथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शिश्न ग्रंथियां शोथ है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, शिश्न ग्रंथियां में आपको यहाँ से बताना है सिंपली कि देखिए यह जो होता है आपको यह पौरुष ग्रंथि का शोथ होता है जो संक्रमण के कारण होता है। शिश्न ग्रंथि के परिणाम स्वरूप एपेरिनियल या टेस्टिकुलर विकृति, दर्द के साथ मूत्र का निकलना व मूत्रीय अंगों के क्षय संबंधित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। प्रतिरक्षी पदार्थ के साथ उपचार बहुत ही परिस्थिति में सहायक होता है। उसके बाद स्थिति के साथ ही आपको सहायक बनाना पड़ता है क्योंकि संक्रामक प्राय जीवाणु प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो शिश्न ग्रंथि का जो शोथ के बारे में पढ़ें तो इसमें क्या होता है कि पुरुष ग्रंथि का शोथ होता है और संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, इसे आपको बताना है। इसमें आपको होता है क्या है कि देखिए जब भी आपको मूत्र होता है तो वहाँ से दर्द के साथ आपको मूत्र का निकलना होता है। ठीक है, और ये आपको क्षय संबंधित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपको ये हो गया, आपको मूत्र जो हो गया शिश्न ग्रंथि का शोथ हो गया। अब हम बात करते हैं दूसर की आपको कि पौरुष ग्रंथि का अति विकास। पौरुष ग्रंथि का अति विकास के बारे में बात करते हैं। तो पौरुष ग्रंथि पहले यौना अवस्था के दौरान वृद्धि करते हैं। आपको ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से आप देखिए इस तरह से पौरुष ग्रंथि पहले यौना आरंभ के दौरान वृद्धि करता है। यह 40 वर्ष के पहले, आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि यह 40 वर्ष के पहले, ठीक है,
40 की उम्र के बाद दूसरी वृद्धि करती है, ठीक है। और वृद्धि परिणाम के साथ धीरे धीरे जो 60 से 40 वर्ष के बीच दिखाई पड़ती है, ठीक है। अधिकांश नर पौरुष ग्रंथि के अति विकास से पीड़ित होते हैं। अति विकास सामान्यतः मूत्र मार्ग व अन्य भागों को, ठीक है, अन्य भागों को दबा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकृति हो जाती है। यह औषधि व सर्जरी द्वारा ठीक की जा सकती है। तो इसमें आपको पौरुष ग्रंथि का अति विकास में आपको होता है, और ये आपको 40 वर्ष के जो आपको पहले होता है, 40 वर्ष के पहले और 40 वर्ष की उम्र के दूसरी वृद्धि करती है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। अगर बात करते हैं आपको 3 में पौरुष ग्रंथि का कैंसर, पौरुष ग्रंथि का आप कैंसर की बात कर लेते हैं। तो यह पौरुष ग्रंथि का कैंसर है जो मेटास्टेटिस की अवस्था तक अनिश्चित वृद्धि कर सकता है, ठीक है। और साथ ही कुछ लक्षण में मूत्र त्याग उत्सर्जी पदार्थ को निकालने में कठिनाई, निकालने में क्या होता है आपका कठिनाई, और बारंबार मूत्र का आना या मूत्रीय अवरोध है, ठीक है। उपचार में विकिरण व सर्जरी आती है, ठीक है। ऐसा अगर होता है तो आपको उपचार में सर्जरी ही करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये पौरुष ग्रंथि का आपको कैंसर होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर ले 4 में नपुंसकता। तो यहाँ पर आपको नपुंसकता है, इसमें युवा नर सीधे शिश्न प्राप्त करने के अयोग्य हो जाते हैं और कायिकी मानसिक तंत्रिक पेशीय दोषों के कारण हो सकता है, ठीक है। ये आपको इस तरह से होता है, ठीक है। तो नपुंसकता आएगा तो इसमें आपको बता देना है कि युवा पर नर जो सीधा शिश्न प्राप्त करते हैं वो में अयोग्य हो जाते हैं, और क्या करते हैं तो सीधा शिश्न प्राप्त करने में अयोग्य हो जाते हैं। और आप ध्यान देना कि यह तकनीक मानसिक और तंत्रिका पेशियों दोष के कारण ही होता है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो किसके कारण, तो आपको क्या यहाँ पर बताने कारकिर्दी जो होता है मानसिक या तंत्रिका पेशीय दोष के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद हम 5 बात करें, जनन आपको अक्षम होता है। तो शुक्राणु कम संख्या में और कम गति के कारण अंड को निषेचित करने के अयोग्य बन जाते हैं, आपको जनन सक्षम में बता देना, ठीक है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर आपको 6 में गुप्त वृषणता है, यहाँ पर 6 में आपको कौन सा आ जाता है तो गुप्त वृषणता है। तो गुप्त वृषणता की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि इसमें एक या दोनों शुक्र ग्रंथि उदर से एस्ट्रोकस, ठीक है, स्क्रोटस अंडाकोश में आने में असमर्थ हो जाती है। गुप्त वृषणता आपको भ्रूणीय वृषण द्वारा आपको टेस्टोरान के कम स्रावन के कारण अगर एक ही वर्ष की उम्र तक इनका एकाएक नीचे उतरना ना हो पाए तब हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और उदर के वृषण तक रुके रहने के परिणाम स्वरूप नौन जनन अक्षम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको गुप्त जो आपको वृषणता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। 7वें नंबर बात करते हैं आपको वंशन प्रदेश संबंधी हार्निया होते हैं। तो देखिए वंशन प्रदेश जो आपको संबंधी होते हैं ये आपको प्लग का खराब होना उदर से जो होता है, वंशन प्रदेश संबंधी जो प्लग होता है उसको खराब होना उदर से आपको स्क्रोटम तक मार्ग बनाता है, ठीक है। स्क्रोटम तक होता है जो मार्ग बनाते हैं, इसके आपको परिणाम स्वरूप प्राय आंतरिक लूप के स्क्रोटम जो होते हैं वो ढकेल देता है, यानी स्क्रोटम में ढकेला जाता है, जिसके आपका आकार असामान्य हो जाता है और विकृति हो जाती है। यह विकृति सर्जरी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि वंशन प्रदेश संबंधी का हार्निया बता दीजिएगा। हाइड्रोसिल की अगर बात करते हैं 8वें नंबर पर, तो इसमें शुक्रा ग्रंथि जो होते हैं, शुक्र ग्रंथि हम लोग बोलते हैं, का विस्तारण हो जाता है। ऐसा तो ट्यूनिका और वेजाइनस या स्मोटियन रज्जु के दाएं होता है जो आपका स्पर्मेट होता है, तो स्पर्मेट रज्जु के तरल जमा के होने के कारण उपचार के लिए सर्जरी की जाती है। यानी आपको सिंपल बताना है कि जो ट्यूनिका होते हैं आपका वेजाइनलिस होते हैं और आपका स्पर्मेटिक होते हैं, ये रज्जु के तरल जमा होने के कारण होता है, इसके उपचार के लिए सर्जरी की जाती है। जो ये आपको होता है इसके लिए भी आपको सर्जरी की जाती है। तो इस तरह से अगर बात आएगा तो यहाँ से आपको हाइड्रोसिल का भी ऐसे आपको डिविजन दे देना है। तो ये सारे चीज़ आपको जानकारी ऐसे आपको जो होगी आपको बताना किसे है, तो अलग अलग डिफिनेशन पूछेगा कि आपको अति विकास क्या है, पौरुष ग्रंथि क्या है, कैंसर क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगर हम बात करते हैं कि अगर 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए तो हाइड्रोसिल के बारे में व्याख्या करें, तो उसके हम आगे चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि नर जो जनन तंत्र समान विकृति, इसके बारे में जाना था, हमने सिर्फ नाम बताया और इसका सिंपली आपको डिफिनेशन बता दिए। अब हम एक्सप्लेन करने की चर्चा करेंगे, तो जो ये होगा अब एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से आपके बनाता है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर स्त्री जनन के जो तंत्र हैं, हमने तो अभी नर जनन तंत्र की बात की है, ठीक है। तो अब मादा जनन तो है स्त्री जनन तंत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। स्त्री जनन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखिए स्त्री जनन के अगर बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले होगा कि आपको पिक्चर से समझना पड़ेगा, और पिक्चर से समझ लीजिएगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर स्त्री जनन तंत्र के बारे में अगर आएगा तो आपको सबसे पहले उसमें लिखना क्या है। पिक्चर तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पिक्चर आपको इस तरह से अगर आएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो पिक्चर में आपको देखिए मूत्राशय, आपको मूत्रमार्ग, योनि, आपको गुदीय नील, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय, आपको फैलोपियन
लिखा, ऐसे करके आपको दिखाई देता है। लेकिन आपको सबसे पहले लिखना क्या है इसमें, आपको लिखिएगा कि देखिए यह मानव मादा में पाए जाने वाला वह तंत्र है जो लैंगिक अंग में सहायक ग्रंथियों से बनता है। आपको सिंपल वहाँ पर बताना है कि स्त्री जनन तंत्र की अगर बात आएगा तो वहाँ से लिखना है कि यह मादा में पाए जाने वाला वह तंत्र है जो लैंगिक अंगों में सहायक ग्रंथियां से बनता है। यह अंड के बनने एवं निषेचन कराने तथा तत्पश्चात इसके वृद्धि व पोषण द्वारा भ्रूण बनने एवं पूर्ण रचित गर्भ के प्रसव कराने की विशिष्टता युक्त होता है। ऐसे आपको डिफिनीशन यहाँ से बताना है, ठीक है। ये जो निषेचन कराने के तत्पश्चात होता है इसके वृद्धि के पोषण द्वारा भ्रूण बनने एवं पूर्ण रचित गर्भ के प्रसव कराने की विशिष्टता युक्त होता है। स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी आपको अंडवाहिनियां फैलोपियन लिखा है, गर्भाशय, योनि, बाह्य ज्ञानेंद्रियां और प्राघानीय एवं वार्थिलीन ग्रंथियां एवं स्तन ग्रंथियां सम्मिलित की जाती है। इनमें से अंडाशय ही केवल प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। अंडवाहिनी जो होता है, गर्भाशय, योनि, बाह्य आपको ज्ञानेंद्रियां और प्राघानीय एवं वार्थिलीन की ग्रंथियां तथा स्तन ग्रंथियां द्वितीय लैंगिक अंग होते हैं। प्रघानीय आपको ग्रंथि जो होता है केवल मात्र द्वितीय जनन आपको ग्रंथियां होती है। तो ऐसे अगर आएगा तो यहाँ से पिक्चर आप देख रहे हैं, पिक्चर के बारे में आपको इस तरह से लिखना है, पिक्चर बना देना है। आपको ये 5 नंबर के स्त्री जनन तंत्र का आता है, तो अगर आएगा तो स्त्री जनन तंत्र का जब भी आएगा तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अंडाशय के बारे में बात कर लेते हैं। अंडाशय अगर आएगा तो किस तरह से अंडाशय के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो यह आपको अंडाशय के बारे में सबसे पहले लिखना है कि यह प्राथमिक मादा जनन अंग होते हैं जो अंड व एस्ट्राइल हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। तो एस्टीराइड जो होता है एस्टीराइडल हार्मोन बनाते हैं। यह आपका एक जोड़ी बादाम की आकृति की ठोस भूरी गुलाबी रचनाएं मादा के जनन होती हैं और यह श्रेणी गुहा के पार्श्व भित्तियों के निकट निचले उदर में आपका व्यवस्थित हो जाते हैं और प्रत्येक किनारे पर एक जनद होता है। गर्भधारण के दौरान यह अपने स्थान से सरक जाते हैं और प्रत्येक अंडाशय लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा और आपका 1 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 1 सेंटीमीटर मोटाई रखता है। यह आपका पृष्ठीय देह भित्ति से जो परिधा होता है यह अंडाघर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय घर। अंडाघर वलन द्वारा निलंबित होते हैं और साथ ही यह आपको स्नायुओं द्वारा अपनी स्थिति बना रखती है और यह उदरीय भित्ति गर्भाशय दोनों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसकी सतह पर एक खाँच की हाइलस पाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तंत्रिका की रक्त वाहिनियां गुजरती है। शारीरिक तौर पर यह 4 भागों में विभेदित करती है जो जनन उपकला, श्वेत कुंचक, बालकुट एवं मध्य का से होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से आता है, ठीक है। जनन उपकला हो गया, आपका श्वेत कंचुक हो गया, आपको बालकुट हो गया और आपको मध्यांश हो गया। तो जनन उपकला जो होता है आपको ध्यान देना है कि जनन उपकला जो होता है वो अंडाशय की सबसे बाह्य परत होती है जो सरल आपको हल्की एवं आपको घनाकार द्वारा बनी रहती है, ठीक है। यह गर्भ की जो अंडधानी होती है उससे आपको बनी रहती है। श्वेत कुंचक जो होते हैं यह जनन उपकला के नीचे तथा बिलकुट जो होते हैं कि बाहर अल्प विकसित संयोजी ऊतक के अच्छद होते हैं और श्वेत कंचुक अंडाशय को भूरा रंग प्रदान करता है, ठीक है। और आपको बलकुट जो होता है यह संयोजी ऊतक से बड़ा चौड़ा अस्तर होता है जिसमें असंख्य तर्ककार और तंतुकोरक जालक कोशिकाएं एवं अंडाशय पुटक रहते हैं और कुछ रक्त वाहिनियां भी इससे क्या होते हैं विपरीत रहती है। और मध्यांश जो होते हैं आपका तो उसमें क्या होता है यह अंडाशय का केंद्रीय भाग होता है, ठीक है। यह आपको जो होता है कम घने संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है और इस भाग में जो होता है रक्त वाहिनियां की आपूर्ति अत्यधिक होती है। इसे लचीली तंतु, चिकने तंतु एवं कुछ तंत्रिकाएं भी उपस्थित रहती है। इस तरह से आपको डिफिनेशन यहाँ से बताना है, ऐसे आपको हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अंडाशय जो पुटुक होते हैं उसके बारे में। तो अंडाशय आपको पुटक जो होते हैं ये आपको जो अंड कोशिका होते हैं उसके युक्त जटिल होते हैं जो आपको वलकुट की पीठिका या घने भाग में उपस्थित रहते हैं। एक वयस्क मादा की दोनों अंडाशयों में लगभग आपको 1,20,000 समथिंग आपको 1,20,000 से 1,60,000 पुटक पाए जाते हैं, ठीक है। यद्यपि इनमें से केवल 450 ही पूरे प्रजनन काल में परिपक्व होते हैं तो शेष भिन्न भिन्न समय पर जो होते हैं भिन्न भिन्न समय पर अपहासित हो जाते हैं, ठीक है। और इनके अपहासन की जो क्रिया होते हैं वो पुटकी जीर्णता कहलाती है। अपहासित पुटक जो जीर्णशील पुटक है वो आपको कहलाते हैं। दोनों अंडाशय एकांतरित रूप में केवल
अंडाशय प्रत्येक 28 दिवस और वयस्क जो होते हैं मादा में परिपक्व होता है और यह क्रिया रज्जु दर्शन से आरंभ होकर रजनोवृत्ति 40 से 50 वर्ष पर समाप्त होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है। और साथ ही अगर और भी आपको बनाना है और भी इसमें लिखना है तो और भी लिख सकते हैं। और आप बता दें कि यह जो होते हैं एक अंडाशय पुटक में केंद्रीय अंड कोशिका होती है। एक या अधिक पुटिकीय कोशिकाओं के स्तर द्वारा घिरी पाई जाती है और पुटुकीय कोशिकाएं जनन उपकला में व्युत्पन्न होती है, अतः अंडधानी में तुल्य होती है। पुटक कोशिकाएं अधारक झिल्ली से घिरी होती हैं और जो वलकुट होते हैं वो आपका तुरकार कोशिकाएं पुटुक होती है और उस अस्तर का निर्माण करती है जिन्हें हम लोग प्रवाहक कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका प्रवारक कहते हैं। ऐसा आपको डिवीजन यहाँ पर बता देना है। ठीक है, अगर अंडधार अंडक की अगर बात करते हैं तो उफोरस आते हैं, तो ऐसे आपको सिंबल आप अंडाशय का अनुप्रस्थ काट अगर आ जाएगा तो आप कैसे बनेगा, तो अंडाशय का जो अनुप्रस्थ काट आएगा तो देखिए इस तरह से आपको पिक्चर बना देना, चित्र बना देना है। और यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा है ऐसे कि ये जो आपको श्वेत कंचुक होता है, ठीक है, तो श्वेत कंचुक होता है और ये आपको कार्पस ल्यूटियम होते हैं और ये आपको ग्रेफिट ल्यूटियम होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफिन जो फुटक होते हैं और कनिकीय कला होते हैं, यहाँ से आपको अंड कोशिका होते हैं, ये अंडघर अंडक होते हैं, ये आपका एंट्रम होते हैं, ये अंतः आपका प्रवाहक होते हैं और ये आपको बाह्य प्रवारक होते हैं। रक्त वाहिनी इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिखाया जाए अंडनीर और अंडनलिका और कार्पस आपका एल्विएशन तेल्बिकेंस और वलकुट और मध्यांश और अंडाशय पुटक। ठीक है, तो अंडाशय पुटक का सबसे इसमें ज़्यादा योगदान होते हैं। इसके बाद पयुदी और जनन उपकला। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए तो इसको आप अनुप्रस्थ चित्र बना दीजिएगा। साथ ही अगर और आपको लिखना इसमें होगा तो आपको बताइएगा कि इसके चारों ओर जो होते हैं घेरे हुए आपको जो अड़िए रूप होते हैं तो उसकी लंबाई एक विशिष्ट आपको आवरण बनाती है जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अगर इस तरह से अंडाशय का अनुप्रस्थ आएगा तो बताइएगा वहाँ से कि जो ये आपको कोशिकाएं जो अंड कोशिका में होते हैं कोशिकाएं, तो कोशिकाएं अंड कोशिकाएं के क्या करता है, जो कोशिकाएं होते हैं अंड कोशिका के चारों ओर से घेरे हुए अड़िए रूप से लंबाई में एक विशिष्ट आवरण बनाती है जिसे हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, आपको कोरोनिया हम लोग कोरोना बोलते हैं, उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यह अंड कोशिका या तरुण अंड जो अंडाशय पुटक में उपस्थित होती है, अर्धसूत्री विभाजन आपको सेकंड जो होता है वो मध्य अवस्था में होता है। इसका लगभग जो अमाप होता है वो 50 से 100 आपका म्यू एम होता है, जो माइक्रो आपको यूज करते हैं म्यू एम होता है। ठीक है, और यह स्वयं अपनी जो प्लाज्मा झिल्ली में रहते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली से आवृत रहता है और जो अंड उपकला आपको बनाती है और साथ ही इसको हम लोग अंडकला भी कहते हैं। यह एक अंडकोशीय मोटी आपको ग्लाइकोप्रोटीन समृद्धि एवं अंडकोशिका का आपको कोरोना रेडिएटा के मध्य बनती है। यह पारदर्शी आपको अंडावरण जो होता है वो नाम से आपको जानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिखना है और भी आपको ग्रेफियन फोटिका और इसमें आपको इसका माप 2.5 सेंटीमीटर होता है। साथ ही आपका एफएस जो नियंत्रण करता है, इसकी वृद्धि होती है, एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं इत्यादि और भी इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको आएगा तो आपको इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे थे यहाँ से कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरी भी थे कि आप अच्छी तरह से इसको याद करके और लिख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको चलेंगे जो आपको गर्भाशय का भाग होता है उसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ तक आप लिखिए, इसके बाद हम लोग फ्लैपियो नली और गर्भाशय का हम लोग भाग पढ़ेंगे। ठीक है।